अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आयशा इब्राहिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है वो हमने डिस्कस करना है फ्रेंच रेवोल्यूशन को, और हम देखेंगे कि किस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की वजह बनी। तो सबसे पहले हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन को हम उर्दू में बोलते हैं फ्रांसीसी इनकलाब। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये एक ऐसा टाइम पीरियड था, एक ऐसा दौर था फ्रांस में जब गरीब अवाम ने जो है वो बादशाहत का निज़ाम ख़त्म कर दिया था और हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया था। यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन में बेसिकली पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आया था, जहाँ बादशाहत का निज़ाम ख़त्म करके जो गरीब अवाम थी उसने गवर्नमेंट का कंट्रोल संभाल लिया था। अब ये मोनार्की क्या होती है? मोनार्की जो है ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहाँ सिंगल पर्सन के हाथ में अथॉरिटी होती है और वही जो है वो कंट्री या स्टेट को रूल कर रहा होता है। ये बादशाहत का निज़ाम होता है जिसमें बाप दादा और इस तरह से नस्ल दर नस्ल जो है वो उनकी औलादें हुकूमत करती हैं किसी भी कंट्री पे। तो फ्रांस में भी जो है ये मोनार्की का निज़ाम चल रहा था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है ये मोनार्की का निज़ाम ख़त्म कर दिया गया था और हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया गया था। ये हम कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन डिड इट टेक प्लेस। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो 1789 से 1799 तक जारी रहा था। मतलब इसका टाइम पीरियड जो था वो 10 ईयर्स था। ये 14 जुलाई 1789 को शुरू हुआ जब इनकलाबियों ने बेस्टाइल पर हमला किया था। ये रेवोल्यूशन 1799 में ख़त्म हुआ जब नेपोलियन नामी जनरल ने रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया था, यानी उसको ख़त्म कर दिया था, और एक फ्रेंच कॉन्सुलेट यानी कि फ्रांसीसी कौंसल खाना कायम किया था। तो ये कब हुआ था? ये 1789 से 1799 तक हुआ था, 10 साल रहा था, और नेपोलियन ने जो है वो इसको ख़त्म किया था। नेक्स्ट है द स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम बेसिकली हम कह सकते हैं ये कॉजेज़ भी हो सकती हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन आया क्यों था, या हम कह सकते हैं कि ये बैकग्राउंड हो सकता है एक तरह का। ठीक है, स्टेट सिस्टम बेसिकली क्या है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस में जो है वो 3 सोशल ग्रुप्स थे। फ्रांस जो है वो 3 सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड था, जिसको हम स्टेट्स बोलते हैं। फर्स्ट स्टेट में हमारे पास आ जाते हैं क्लर्जी, यानी कि चर्च लीडर्स, यानी ये जितने भी पादरी और चर्च फादर्स और ये सब जो है मतलब मजहबी लोग जो हैं वो फर्स्ट स्टेट में शामिल थे। सेकंड स्टेट में आ जाते हैं नोबल्स, यानी हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं जजेस और लैंडलॉर्ड्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, यानी कि जो अच्छे पेशों से ताल्लुक़ रखते हो, वो वाले जो हैं वो सेकंड स्टेट में आ जाते हैं। थर्ड में आ जाते हैं कॉमनर्स, यानी कि जो आम आवाम है, जो गरीब आवाम है, वो थर्ड स्टेट में आते हैं। तकरीबन 96 से 97% पॉपुलेशन जो है वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करती थी, जबकि फ़र्स्ट 2 स्टेट से जो है वो सिर्फ 3 से 4% जो है वो पॉपुलेशन फ़र्स्ट और सेकंड स्टेट में थी। ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे ये ज़्यादातर टैक्सेस भी यही पे करते थे, और इन्हीं के टैक्सेस से जो है ये ऊपर की जो 2 स्टेट्स हैं वो एक लग्जूरियस लाइफ गुजार रहे थे और उनके पास हाई रैंकिंग जॉब्स थी। अब बैकग्राउंड इसमें हम देखें तो क्या था कि यहाँ पर हमने कहा कि टैक्सेस ये पे करते थे, ये गरीब लोग थे, इन पे बहुत हैवी टैक्सेस थे। इसके अलावा इनके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, मतलब इनको हकूक़ नहीं दिए जाते थे, इनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं होती थी, सारी मेहनत इनसे ली जाती थी। जो ऊपर के 2 स्टेट्स थे फर्स्ट और सेकंड, वो बहुत शाहाना ऐशो इशरत वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। इवन कि उनको कानून में इस बात की भी इजाज़त दी गई थी कि वो 10 कत्ल भी कर सकते हैं। वहाँ पर जो है थर्ड स्टेट में ख़वातीन की कोई इज़्ज़त नहीं थी, कोई हकूक़ नहीं थे। अपनी इज़्ज़तों को बेच कर जो है वो अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी करने की कोशिश करती थी। ये हालात थे फ्रांस में। ये किंग लुई 16 की हुकूमत थी, तब की बात है। तो अब थर्ड स्टेट के लोगों पर टैक्सेस का बर्डन, उनको खाने की रोटी नहीं है, इसके अलावा उनको जो है मतलब उनकी ज़िंदगी को जहन्नम बना दिया गया था। वो उन पे मतलब इतना ज़्यादा एक कह सकते हैं कि जुल्म हो रहा था कि इवन एक दफ़ा कहत आया तो लोगों ने जो है वो किंग लुई 16 के महल के बाहर जाके नारे लगाए रोटी रोटी के। तो उसकी जो मलका थी उसने कहा कि अगर तुम लोगों को रोटी नहीं मिलती तो तुम लोग केक खा के गुजारा कर लो। यानी वो अपनी आवाम को किसी तरह से भी उन्होंने फैसिलिटेट नहीं किया हुआ था, उल्टा उन पे इतना बर्डन डाला हुआ था, इतने हैवी टैक्सेस थे, ना उनकी जान की हिफाजत, ना माल की,
तो उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ वो बिल्कुल मतलब तंग आ गए थे, तब वो उठ खड़े हुए मोनार्की के निज़ाम के ख़िलाफ़, और उन्होंने जो है वो तहस-नहस कर दिया, ये निज़ाम ख़त्म कर दिया और ओवरटूक कर लिया था गवर्नमेंट को। तो ये वजूहात बनी थी कि ना उनको सोशल राइट्स थे, ना पॉलिटिकल, ना इकोनॉमिकल, बहुत बुरे हालात में वो रह रहे थे। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग जो हैं एक्सप्लॉइट कर रहे थे, और उस एक्सप्लॉइटेशन से तंग आकर जो है उन्होंने अपने हक़ में आवाज़ उठाई थी। तो तब जो है ये रेवोल्यूशन आया था, और ये रेवोल्यूशन 10 साल तक चला था। नेक्स्ट है रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को हम उर्दू में बोलते हैं इनकलाबी हुकूमत। जब फ्रांस में इनकलाब शुरू हुआ था, तो थर्ड स्टेट के कुछ नुमाइंदों ने कौमी असम्बली कायम की। वहाँ उन्होंने किंग लुई 16 से ना डिमांड की थी कि आप हमें कुछ हकूक़ दें। आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं नुमाइंदों ने कुछ ही टाइम में जो है वो मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया था। उन्होंने वक्त के साथ साथ जो है वो नेशनल असम्बली वगैरह को भी कायम किया, और इसके अलावा उन्होंने जो है नेशनल कन्वेंशन के नामों को तब्दील किया। रेन ऑफ टेरर, जिसे दहशत गर्दी का दौर बोला जाता है, दहशत का दौर बोला जाता है, उस दौर के बाद डायरेक्टरी के नाम से एक हुकूमत कायम हुई थी, जिसको जो है तब तक ये रही थी जब तक नेपोलियन नहीं आया था। नेपोलियन के कंट्रोल से पहले तक जो है वो डायरेक्टरी ने फ्रांस में हुकूमत की थी। तो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट क्या थी कि नेपोलियन से पहले, और ये इस किंग लुई 16 की जब हुकूमत को ख़त्म किया जा रहा था, उस दौरान जो है ये वाली गवर्नमेंट आई थी जिसे हम डायरेक्टरी बोलते हैं। और इन्होंने जो है ये थर्ड जो है स्टेट के लोग, उन्होंने ही कायम की थी, और वही इसको चला रहे थे। नेक्स्ट आ जाता है रेन ऑफ टेरर। रेन दौर, टेरर दहशत का, मतलब दहशत का दौर। यहाँ पर इसको हम दहशत का दौर इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेतहाशा कत्ल हुए थे, हज़ारों लाखों की तादाद में जो है लोगों को सज़ाए मौत दी गई थी इसमें। यानी ये जो है ये डार्केस्ट पीरियड था, यानी तारीक तरीन दौर था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, और ये 1973 से 1974 तक जारी रहा था। यानी 1 साल का अरसा है ये रेन ऑफ टेरर का। इस अरसा में जो है एक रॉबस्पियर नाम के एक शख्स ने नेशनल कन्वेंशन और कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी की क़यादत की थी, और या उसे लीड किया था। वो इस रेवोल्यूशन की मुखालफत को ख़त्म करना चाहता था, इसलिए उसने दहशतगर्दी यानी टेरर की हुक्मरानी का मुतालबा किया, और उसने जो है वो ऐसे कवानीन पास करवाए जिसमें कहा गया था कि अगर मतलब आपको किसी पे शक हो कि यह गद्दार है, तो गद्दारी के शक व शुबा में आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो है वो किंग लुईस की जो वाइफ थी क्वीन मैरी, और बहुत सारे लोगों को सज़ाए मौत दी गई थी इस इरा में। इसके अलावा यहाँ पर जो है लोगों को कत्ल किया गया जिनके हाथ नाजुक थे, मतलब उनको था लोगों को कि ये काम नहीं करते, इनके हाथ नाजुक हैं, तो उसको कत्ल कर दिया। जिसका पेट थोड़ा सा बाहर होता था, मतलब ये खाता पीता, उसका मर्डर कर दिया। जो क्लीन शेव होता था उसको मर्डर कर दिया। यानी बेतहाशा कत्ल किए थे, इसलिए इसको जो हम तारीख तरीन डार्केस्ट पीरियड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कत्लो गारत हुई थी। और किंग लुईस की वाइफ भी इसी 1973 से 1974 के टाइम पीरियड में ही उसको भी सज़ाए मौत दी गई थी। नेक्स्ट आज होता है हमारे पास पॉलिटिकल क्लब्स। पॉलिटिकल क्लब्स जो हैं ये इस रेवोल्यूशन में बहुत सारे पॉलिटिकल क्लब्स वगैरह जो हैं वो बनाए गए थे, जहाँ न्यू पॉलिटिकल आइडियाज़ वगैरह को जनरेट किया जाता था। इसमें कुछ नाम है कुछ क्लब्स के जो कि बहुत पावरफुल और फेमस क्लब्स थे, जैसे जैकोबिन क्लब जिसको रोबर्ट्सफेयर ने जो है वो लीड किया था। इसके अलावा कॉर्डिलियर है, फ्यूलेंड्स क्लब वगैरह जो हैं ये तब के फेमस या पावरफुल जो हैं वो पॉलिटिकल क्लब्स थे। नेक्स्ट है इसके आउटकम्स, यानी इस फ्रेंच रेवोल्यूशन के नताइज क्या थे। इस रेवोल्यूशन ने फ्रांस में बहुत सारे पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस किए, यानी एक तरह से तो बिल्कुल ही हालात ही बदल गए थे वहाँ के। मोनार्की का निज़ाम बिल्कुल ख़त्म हो गया था। पहले किंग लुईस 14 था, फिर 15 आया, फिर 16 की हुकूमत में जो है बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया मोनार्की का निज़ाम, और यहाँ पर फिर ख़वातीन को उनके हकूक़ मिलने लगे, ग़ुलामी से आज़ादी मिल गई। जो हैवी टैक्सेस पे कर रहे थे वो ख़त्म हुए उन पर से। तो बहुत सारे सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस वगैरह आए थे। इसके अलावा यूरोप में जो है वो न्यू इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ वगैरह जनरेट हुए थे। तो ये जो है कुछ आउटकम्स थे इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फ़्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी की वजह कैसे बनी। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये एक बहुत बड़ा तारीख़ी एक वाक़या है, एक बहुत बड़ा इनकलाब है। तो कॉम्टे ने जब ये देखा कि इतने मतलब एक्सटेंसिव चेंजेस आए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रेवोल्यूशन और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और इंटेलेक्चुअल रेवोल्यूशन, इन तीन को हम कंसिडर करते हैं इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में। तो अगस्त कॉम्टे ने ये इन चीज़ों को बहुत जो है वो
यूनिक वे में देखा, उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंगली इसको देखा। उन्होंने सोचा, जब उन्होंने ये इतने बड़े मतलब देखे रेवोल्यूशन के, बिल्कुल ही एक छोटा सा गिरोह उठता है, आहिस्ता आहिस्ता वो इकट्ठा होके मोनार्की का निज़ाम ख़त्म करके ख़ुद हुकूमत कर लेता है। तो इस सारे जो पॉलिटिकल रेवोल्यूशन आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को उसने बहुत इंटरेस्टिंगली देखा। उसने फिर सोचा कि एक ऐसी ब्रांच होनी चाहिए, एक ऐसी फील्ड होनी चाहिए, एक ऐसी अप्रोच होनी चाहिए जिससे हम इन चीज़ों का स्टडी करें। उस टाइम पे जहाँ वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री वगैरह था, और उसको तब ये था कि ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं, ये इसको उस तरीके से इस सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ उसने सोचा कि एक न्यू साइंस की ज़रूरत है हमें इस सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए। तब जो है सोशियोलॉजी का इमर्जेंस हुआ था, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन को इसने इंटरेस्टिंगली देखा। उसने कहा कि कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो कि इस सारे फिनोमिना को, सारे वाक़यात को सही तरीके से एक्सप्लेन करे। तो वहाँ से उसने ये आइडिया लिया और उसने जो है ये सोशियोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये था आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और किस तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने कंट्रीब्यूट किया था इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी में। तो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।